मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में देवेंद्र सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। ये हम लोग गुड कार्स मॉर्निंग। ऑटोज की चर्चा कर रहे थे देवेंद्र सर। ये ईवीज आजकल तो बजवर्ड वही है। ये आपने भी अपनी पर्सनल फ्लीट में ईवीज का इंक्लूजन शुरू करा है क्या? और साथ में पोर्टफोलियो में भी ऐसा कुछ ईवीज का तड़का रखा है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आई थिंक जो हिसाब से इंडिया का मार्केट के अंदर अभी जो टाटा के नए गाड़ी आए हैं, डेफिनेटली उसके अंदर आपको ध्यान देना जरूरी बनता है। बट जो मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी के साथ में बात करूँ तो आई थिंक टुडे बेसिकली दे आर इन टू द वर्जन वन काइंड ऑफ ए सेगमेंट, whereas in the world already EV segment के अंदर the cars have started coming in version 3 segments, जहाँ पे some of the advanced features have already started coming in. So from that perspective आपको शायद इसके अंदर ऐड करना है तो आई थिंक अगले साल 2023 में आई थिंक नए मॉडल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक दैट विल प्रोबेबली टेक यू टू द न्यूअर versions of the technology which is going to be significantly advanced technology as I understand. तो शायद वो समय के अंदर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर ईवी व्हीकल के समावेश होने की संभावना है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। हावेवर एज फार एज इन्वेस्टमेंट मार्केट इज कंसर्न, इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर हम हमेशा समय से पहले एक बार इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर कंपनीज लाइक टाटा मोटर लुक्स रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड मोर इंटरेस्टिंग। इवन अदर कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स लाइक अशोक लेलैंड आल्सो आई थिंक लुक्स आई थिंक क्वाइट कन्विंसिंग, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक द पेबैक पीरियड फॉर द कस्टमर इज वेरी वेरी फास्ट। आई थिंक इफ ही इज गेटिंग इनटू द ईवी सेगमेंट तो सबसे पहले वहां जाने की चेष्टा करेगा। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर आई थिंक टाटा मोटर्स डेफिनेटली वंस अगेन लीड्स द शो, but I think there are new models that are coming in and those models would be I think quite interesting position in 2023, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना जरूरी बनता है। ओवरऑल आई थिंक आप देखिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर एक तरफ पैसेंजर व्हीकल के अंदर डिमांड अच्छी है, दूसरी तरफ कमर्शियल व्हीकल के अंदर डिमांड अच्छी है, और फार्म इक्विपमेंट्स के अंदर अच्छे मॉनसून के बाद डिमांड उभर के आ रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ नाउ द टू व्हीलर्स हैव आल्सो स्टार्टेड आई थिंक पिकिंग अप बिकॉज द रूरल इकोनॉमी हैज स्टार्टेड बाउंसिंग बैक। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑल दीज एरियाज पुट टुगेदर वी आर लाइकली टू सी आई थिंक रिलेटिवली बेटर ट्रैक्शन अगले 6 महीने के अंदर इन दी ऑटो सेगमेंट। और ऑटो के साथ में जुड़ा हुआ जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है ऑटोमोबाइल एंसिलरी का और ऑटो फाइनेंस सेगमेंट जो एनबीएफसी एंड बैंक्स आई थिंक आर ऑपरेटिंग। ये सेगमेंट को भी आपको ध्यान में देना है। वहां पे हम समझते हैं कि करीबन 20% के ऊपर का ग्रोथ आ सकता है अगले समय के अंदर। तो अगले 2-3 साल का व्यू लेके चलते हैं तो कमर्शियल व्हीकल फर्स्ट, then the passenger vehicle and then the two wheeler. I think in that order one would probably I think go for the auto company selection in the portfolio. देवेंद्र जी, आपका टू व्हीलर स्पेस में जो प्रेफर्ड या फिर स्टॉक कौन सा होगा, या फिर आप ऑर्डर क्या रखेंगे? अगर स्पेशली अगर आप मेरे ख्याल से ऑर्डर रखने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। आपने कहा रूरल इकोनॉमी का बाउंस बैक, लेकिन कल हम इनफैक्ट बजाज ऑटो के बारे में डिस्कशन कर ही रहे थे। बजाज ऑटो या फिर वो टू व्हीलर कंपनियाँ जिनका एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और बीते 3 महीने में जो हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है उससे उनके अगर आप देखें एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। आपको लगता है कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है या फिर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ अर्निंग्स पे? टू व्हीलर्स में आपका ऑर्डर क्या रहेगा, पिकिंग ऑर्डर? So in a normal situation, I think company like Bajaj Auto remains I think absolutely convincing, क्योंकि शायद कोई एक आधे मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आते तो दूसरे मार्केट के अंदर आप टेक ओवर कर लेते हो, क्योंकि दे आर एक्सपोर्टिंग इनटू मोर देन 70 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। So to a greater extent, I think this is a good possibility कि वहाँ पे आप अपना एक्सपोर्ट का मार्केट अलग जगह पे शिफ्ट कर सकते हो। However, in the near term, I think the impact cannot be ruled out. श्रीलंका के अंदर जो परिस्थिति है उसकी इम्पैक्ट आप रूल आउट नहीं कर सकते हो। Similarly, I think in the other regions of the world, particularly I think in the European markets, markets like Italy, I think where I think the situation is becoming slightly more precarious at this point of time as far as I think economic growth is concerned. तो शायद वहाँ पे एक थोड़ा क्लाउड रह सकता है। Of course, I think we'll have to see how exactly the company meets this kind of challenges. Overall, India market के अंदर companies like Bajaj Auto would definitely have better position, largely because of the fact that I think the models above 125 cc
with the better roads, I think definitely are in good demand. So from that perspective, Bajaj Lotto शायद I think better choice हो सकता है. But प्योर फोकस डोमेस्टिक मार्केट आप खाली देखना चाहो एंड आई थिंक पॉकेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो सदर्न पॉकेट के अंदर टीवीएस एंड अदरवाइज आई थिंक हीरो वुड बी द चॉइस व्हिच वन वुड लाइक टू सी एज फार एज आई थिंक द टू व्हीलर फॉर से इज कंसर्न. बट जैसे मैंने बताया मेरा ज्यादातर प्रेफरेंस एज ऑफ नाउ आई थिंक कमर्शियल व्हीकल पर रहेगा फॉलोड बाय पैसेंजर व्हीकल एंड देन टू व्हीलर. ऐसा मेरा व्यू रहेगा इस सेक्टर के अंदर. अच्छा देवेंद्र जी, अब आते हैं एक ऐसे स्पेस पे जो कि आई थिंक CY22 में अब तक पैसा बना के दे नहीं गया है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप देखें यहाँ पर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं अच्छी बुरी सब प्रकार की. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मा. आई मीन आप देखिए लास्ट अक्टूबर में ये इंडेक्स करीब करीब 15,000 पे खड़ा था. नाउ वी आर होरिंग एट 12,721. फार्मा में आई मीन कुछ इश्यूज भी हैं. एक तो US FDAs के अगर आप देखें कंसर्न्स फिर से अगर आप देखें रोज़ बरोज़ आ रहे हैं. बट स्टिल अगर मैं सिर्फ अर्निंग्स के मद्देनज़र बात करूं तो इस बार की अर्निंग सीजन में सिप्ला बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखे गया था. सर फार्मा में आपका इंटरेस्ट इस वक्त किन किन स्टॉक्स में है? पिकिंग ऑर्डर क्या है आपका? तो ज्यादातर आई थिंक जो फार्मा कंपनी के अंदर एडवांस जेनरिक्स या कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स या स्पेशलाइज्ड जेनरिक्स की बात करते हैं, ये कंपनी ये प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, उनके लिए मेरे ख्याल से आगे का समय अच्छा रहेगा. एंड जो प्योर जेनरिक कंपनी है उनके लिए प्राइस प्रेशर का दबाव रहेगा और उसके हिसाब से आई थिंक उनके मार्जिन के ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट रह सकता है. बट द स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हम बोलते हैं उनके लिए आई थिंक कंपनीज लाइक सिप्ला, companies like Sun Pharma, even companies like Dr. Reddy, I think they should remain reasonably good position companies as far as I think the strength of the fundamental of these companies is concerned. On one side, they have got the new product launches coming up in this area of activity. On other side, I think they have got established market already in place. और जो स्पेशलाइज्ड जेनरिक्स है उसके अंदर शायद US FDA रिलेटेड जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली कम है. So to a greater extent, I think that is one area where I would probably think is relatively safer. दूसरी तरफ मॉडल देखे तो कंपनीज लाइक बीवीज, कंपनीज लाइक लॉरस कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो मॉडल है, क्रैम्स का मॉडल है, वो मॉडल आई थिंक डेफिनेटली एक श्योरिटी एंड सिक्योरिटी देता है. बिकॉज ऑन वन साइड दे आर बेसिकली सप्लायर्स टू द फॉर्मुलेशन कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑन द अदर साइड they have got a pricing contract working in their favor. That means cost pass over का clause उनका contract में रहता है. तो मेरा ऐसा मानना है कि I think the mid tier pharma segment के अंदर Divi's and Laurus because of their API and the CRAMS model that they follow is a good choice. And I think the frontline pharma companies like Dr. Reddy, Cipla and Sun Pharma would be a good choice in the portfolio. देवेंद्र सर आप आए हो, फिर एक बार थोड़ा सा मार्केट्स की बात. ये अच्छे मूव्स, हम लोग को रेजिलियंस, वो इंडिया डी कपल, रोज अच्छा उछाल, डिप्स में बाइंग, पर असल में ग्लोब में हो क्या रहा है? रिसेशन के फियर्स और प्रोफाउंड होते चले जा रहे हैं. वो कल पाउंड आपने देखा होगा डॉलर के सामने किस तरह की हार्श बीटिंग झेल रहा था. वो दिखा रहा था किस तरह से कंसर्न्स यूके के बढ़ रहा है रिसेशन में जाने की. वो सब छोड़िए, कच्चा तेल देवेंद्र सर $140 वाला आज $90 के नीचे स्लिप हो जाता है और रोज गिरे चले जा रहा है, जबकि तमाम खबरें अच्छी आ रही हैं. वो दिखा रहा है किस तरह के फियर्स डिमांड साइड के नजर आ रहे हैं. इस रिसेशन के बीच में इस तरह का मार्केट का आउट परफॉर्मेंस कैसे रीड कर रहे हो आप? कितना कन्विक्शन आ रहा है अब इन लेवल्स पे जहां बाजार खड़ा हुआ है? आप लोग अभी भी फर्दर ऐड कर रहे हो, अभी भी एग्रेसिव टोन लेके चल रहे हो बाजार पे? आशीष, आई थिंक इंडिया की इकोनॉमी के लिए हम पॉजिटिव चीज पहले देखते हैं. हाँ. क्रूड के दाम कम होने से आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज इन्फ्लेशन के ऊपर आता है. इन्फ्लेशन विल कम डाउन बोथ फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एज वेल एज फॉर द फूड प्रोडक्ट्स. सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट व्हेन द इन्फ्लेशन कम्स डाउन, आपका जो ब्याज के दर है तो ब्याज के दर बढ़ेंगे नहीं, वो भी कम रहेंगे. ब्याज के दर कम रहते हैं और इन्फ्लेशन कम रहता है तो उसके हिसाब से कंजम्पशन बढ़ता है. तो कंजम्पशन बढ़ता है तो इंडस्ट्री के प्रॉफिट बढ़ता है. तो ये नजरिया देख के चलते हैं तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट मेरे ख्याल से 20 से 25% के एवरेज ग्रोथ के साथ में अगले 3 साल में बढ़ने चाहिए. ये एक डेफिनेटली श्योर शॉट प्रोसेस दिख रहा है. सामने आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होएगा बिकॉज यू आर स्पेंडिंग लोअर अमाउंट ऑफ मनी इन द इंपोर्ट फॉर द क्रूड ऑयल. और सबसे बड़ी चीज जो साइलेंट एडवांटेज है यहाँ पे, आपको रशिया के पास से क्रूड जो नीचे के दाम में मिल रहा है, आप करीबन नीचे के दाम से क्रूड लेके कंपनीज लाइक रिलायंस उनके रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर वो क्रूड को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स.
तो ये जो प्रक्रिया है उसके अंदर एक तो सस्ता भाव का क्रूड मिलना, उसके सामने रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में बेचना, और साथ में आपका जो रुपया का जो 70 और 80 के बीच में जो दाम चल रहा है, वो रूपी करेंसी का आपको एडवांटेज मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर आई वुड कंसीडर कि इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, वेरी फेवरेबल स्पॉट। बट उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट अपने मार्केट के अंदर एक चीज आ सकती है, व्हाइल ऑल दी पॉजिटिव्स आर देयर एज फार एज द कंट्री एंड द कंपनीज वर्किंग आर कंसर्न, बट एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आ सकती है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट समझना जरूरी है। जो ग्लोबली जिन्होंने क्रूड के अंदर अपनी पोजीशन बनाई है, फाइनेंशियल ट्रेडर है उसने बनाई है, या स्ट्रेटेजिक बायर है उसने अपनी क्रूड के अंदर पोजीशन बनाई है, उनके लिए बहुत अच्छे न्यूज नहीं है, बिकॉज आई थिंक इन देयर पोर्टफोलियो व्हेन द पोजीशन इज आई थिंक एट अ हायर प्राइस एंड द स्टॉक क्रूड प्राइसेस गोज डाउन इन सच अ रैपिड मैनर, तो वहां पे मार्क टू मार्केट एक बार उनके पोर्टफोलियो में आ सकता है, और वो मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो में आता है तो उसके हिसाब से आपको इक्विटी या दूसरे एसेट क्लास बेचने पड़ेंगे। तो वो बेचने की प्रक्रिया के अंदर ग्लोबली थोड़ा बहुत पैसिव फंड का इक्विटी के ऊपर प्रेशर आ सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया मार्केट इक्विटी। बट जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव साइड स्ट्रांग है, नेगेटिव साइड डेफिनेटली है, उसका और अंदाज नहीं करना चाहिए। बट ये स्ट्रांग पॉजिटिव होने के कारण ग्लोबली जब भी सेल ऑफ आता है तो इंडिया मार्केट के अंदर इन्वेस्टर के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तो उसके ऊपर आप अपना ध्यान रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। सर थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से मार्केट समझाने के लिए, और कुछ बढ़िया बातचीत में जो प्रेफर्ड स्टॉक आइडियाज हैं वो भी मेंशन करने के लिए। डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे।